गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, हमने पहले चैप्टर का जो पहला पार्ट था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसको कंप्लीट कर लिया पूरी तरह से। आज जो पढ़ने वाले हैं वो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में दूसरा जो पार्ट है गॉस का प्रमेय। जो पहला पार्ट था उसमें हमने कूलाम के नियम के विषय में देखा और कूलाम का नियम सबसे महत्वपूर्ण था। और जो दूसरा वाला पार्ट है वो जो है गॉस का प्रमेय है, और गॉस का प्रमेय दूसरे वाले पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस प्रकार कूलाम के नियम में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में कूलाम का नियम जिस प्रकार महत्वपूर्ण रहा है। अच्छा, गॉस के प्रमेय को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए पहला जो टॉपिक है गॉस का प्रमेय, गॉस की प्रमेय। इसमें जो पहला है वो है क्षेत्रफल वेक्टर। क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर। देखिए, क्षेत्रफल वेक्टर, ये चीजें बहुत कम लोगों को समझ में आती है कि क्षेत्रफल वेक्टर है क्या। आखिर क्या वेक्टर लिखने से क्या क्षेत्रफल वेक्टर सदिश राशि हो गई, या कहें कि क्षेत्रफल वेक्टर सदिश राशि थी ही? तो इन सारी चीजों का अध्ययन हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। चलिए देखिए, क्षेत्रफल वेक्टर जो है वो अदिश राशि है ही, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर लिख देने से क्षेत्रफल वेक्टर कोई सदिश राशि नहीं हो जाती। तो देखिए, क्षेत्रफल वेक्टर जो है वो अदिश राशि थी, अदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर हम किसी क्षेत्रफल के लंबवत हम कोई वेक्टर अगर बना लेते हैं, अगर हम किसी क्षेत्रफल के लंबवत कोई वेक्टर अगर हम बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्रफल है, समझिएगा। अगर ये कोई क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के लंबवत हमने एक वेक्टर बना लिया है, इस क्षेत्रफल के लंबवत हमने कोई एक वेक्टर बना लिया है। जैसे मान लीजिए इसकी एरिया ए है, तो इस क्षेत्रफल के लंबवत हमने एक वेक्टर बना लिया है जिसको हम वेक्टर ए कहते हैं। ध्यान समझिएगा। या मान लो इसको भी मिटाओ। जैसे हम कोई क्षेत्रफल है, जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई ए है और इसकी जो चौड़ाई है बी है मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी एरिया निकालूंगा तो ए इंटू बी होगा, अगर मैं इसकी एरिया निकालूंगा तो ए इंटू बी होगा। बिल्कुल। चलिए देखिए, अब यहाँ से अगर हम देखेंगे कि इसके लंबवत मैंने एक वेक्टर बनाया, इसके लंबवत एक मैंने वेक्टर बनाया कुछ इस प्रकार। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये कोई सरफेस है, ये कोई सतह है, इसकी कुछ न कुछ एरिया होगी। इसके लंबवत मैंने एक वेक्टर बना लिया, इसके लंबवत हमने एक वेक्टर बना लिया ना, जो बिल्कुल इस सतह के इस फर्श के बिल्कुल लंबवत होगा, इस सतह के इस फर्श के बिल्कुल लंबवत होगा ना। और हम कहें कि इसका जो भी परिमाण है, इसका जो भी परिमाण है, इसका परिमाण इस क्षेत्रफल वेक्टर के, मतलब इस वेक्टर के परिमाण के बराबर होगा ना। इसका जो भी परिमाण होगा इसके परिमाण के क्या होगा? बराबर होगा। जब इसके परिमाण के ये वाला परिमाण बराबर होगा तो मैं कह सकता हूं, बात सुनना, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है ना इसका ये क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल वेक्टर कहलाएगा। अगर इसके परिमाण के इसका परिमाण अगर बराबर है ना और बिल्कुल इसके लंबवत दिशा में है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो होगा, बात समझ में, ये जो होगा ना इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल वेक्टर कहलाएगा। बात समझ में, इसका ये जो कहलाएगा क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल वेक्टर कहलाएगा ना। तो वही चीज यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इसका जो भी एरिया होगा, अगर इसका एरिया ना इसका परिमाण इस क्षेत्रफल वेक्टर के अगर परिमाण के बराबर होगा, इस क्षेत्रफल वेक्टर के परिमाण के बराबर होगा ना, इसका क्षेत्रफल यानी इसका परिमाण इस वेक्टर के परिमाण के बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मैंने वेक्टर बनाया है ये इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका ये क्षेत्रफल वेक्टर कहलाएगा। बोलो समझ में आएगा नहीं? ये इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल वेक्टर कहलाएगा। अच्छा, इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा इस क्षेत्रफल के लंबवत होगा,
इसकी दिशा इस क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की तरफ होगा। इसकी दिशा इस क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की तरफ होगा। बोलो समझ में नहीं? इसकी जो दिशा होगा इस क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की तरफ होगा। बोलो समझ में आया? अच्छा चलिए अब हम दिशा के लिए क्या करेंगे? दिशा के लिए अब जैसे मान लेते हैं इसकी एरिया टोटल कितनी आ गई? ए आ गई। समझेगा? अगर इसकी एरिया ए आ गई तो मैं इसकी एरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा? अब इसका क्षेत्रफल वेक्टर मतलब परिमाण के रूप में ये ए है, तो क्षेत्रफल वेक्टर के रूप में क्या होगा ना? वेक्टर ए इसका क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा। जब अगर इसकी एरिया ए है तो इसका वेक्टर ए इसका परिमाण इसका क्षेत्रफल वेक्टर के रूप में होगा ना। अगर ये यम आता, अगर ये यम आता तो उसको हम क्या लिखते हैं? वेक्टर यम। तभी इसका क्या कहलाएगा? तभी इसका ये क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल वेक्टर कहलाएगा। ये तो मैंने बताया कि इसका जो भी परिमाण होगा ये क्षेत्रफल वेक्टर के बराबर होगा। इसका जो भी परिमाण होगा क्षेत्रफल वेक्टर के बराबर होगा। जब यम है तो यहाँ वेक्टर यम, अगर ये ए है तो यहाँ पर वेक्टर ए। बात समझ में? तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। अच्छा दिशा, दिशा के लिए यहाँ पर हम देखो, दिशा के लिए हम इसके लंबवत बाहर की तरफ करेंगे। अच्छा अगर हम कहें तो वेक्टर ए बराबर लिख सकते हैं क्या? एन इंटू एन कैप इंटू ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन कैप इंटू ए। अगर हम यहाँ पर वेक्टर ए ना लिखें तो क्या लिख सकते हैं? एन कैप इंटू ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एन कैप इंटू ए लिख सकते हैं। बोलो सम्मान है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका परिमाण ए था तो इसका भी परिमाण ए आया। दिशा एन कैप दर्शा रहा है ना। अब एन कैप के रूप में आई कैप भी हो सकता है, जे कैप भी हो सकता है, के कैप भी हो सकता है, जो आप पिछली कक्षा में पढ़े हो ना। आई कैप भी हो सकता है, जे कैप भी हो सकता है, के कैप भी हो सकता है। तो एन कैप के रूप में हम क्या लिखेंगे? या तो आई कैप लिख देंगे, या तो जे कैप लिख देंगे, या तो के कैप लिख देंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए आइए थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में देखते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया ना, और ये हमारा क्या गया? जेड अक्ष हो गया। देखिए ये हमारा एक्स अक्ष हो गया ना, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, ये हमारा जेड अक्ष हो गया। अच्छा अगर एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश अगर हम लिखेंगे तो आई कैप लिखेंगे ना। अगर हम एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश लिखेंगे तो आई कैप लिखेंगे। वाई अक्ष की दिशा में अगर एकांक सदिश लिखेंगे तो जे कैप लिखेंगे। जेड अक्ष की दिशा में अगर एकांक सदिश लिखेंगे तो के कैप लिखेंगे। इतनी बातें समझेंगे। एक्स अक्ष की दिशा में अगर एकांक सदिश लिखेंगे तो आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में अगर एकांक सदिश लिखेंगे तो जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में अगर एकांक सदिश लिखेंगे तो के कैप। क्लियर है ना? चलिए अच्छा अगर हम यहाँ पर अगर क्षेत्रफल वेक्टर को अगर हम समझते हैं तो कुछ इस प्रकार देखा जाए। जैसे यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए। अगर यहाँ का अगर निर्देशांक की अगर हम बात करें तो एक्स अक्ष की दिशा में मान लेते हैं निर्देशांक, जैसे मान लो 5 ना। यहाँ पर वाई अक्ष पर चल रहे हैं नहीं तो 0, जेड पर चल रहे हैं नहीं 0 ना। अच्छा अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पर ना, अगर इस दिशा में अगर चलें तो देखेंगे तो एक्स अक्ष पर चल रहे हैं नहीं तो 0, वाई अक्ष पर चल रहे हैं नहीं 0, जेड पर चल रहे हैं तो कुछ न कुछ निर्देशांक होगा, मान लेते हैं 5। यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखें तो मिला देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर इस दिशा में तो कुछ न कुछ एक्स अक्ष पर चल रहे हैं तो क्या मान लेते हैं 5, वाई अक्ष पर चल रहे हैं नहीं तो 0, जेड अक्ष पर यानी कि इस दिशा में ना तो हो गया 5। क्लियर है? अच्छा अगर मैं एरिया निकालूं तो देख सकते हैं ये लेंथ 5 और ये लेंथ भी 5, और यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो ये लेंथ भी 5 तो ये लेंथ भी 5 ना। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5 इकाई है ना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 5 इकाई, और ये भी दूरी 5 इकाई, और ये भी दूरी 5 इकाई। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है क्या?
कि चारों साइड इसकी बराबर है। अच्छा, चारों साइड अगर बराबर है तो हम कहेंगे समचतुर्भुज। लेकिन अगर कोण की अगर मैं बात करूं तो कोण सब 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष ना, इसके बीच भी 90 डिग्री होता है ना। यहाँ पर बनाना देखा जाए तो मुश्किल है, इसलिए देखा जाए तो 90 डिग्री दिखाना मुश्किल है ना, लेकिन आपको समझना होगा। तो वाई और जेड के देखो, ये हमारा क्या है, एक्स है, ये जेड, एक्स और जेड के बीच भी 90 डिग्री बनता है ना। और यहाँ पर देखेंगे ये हमारा जेड है, ये हमारा एक्स है, तो इसके बीच भी 90 डिग्री होता है ना। तो 90 डिग्री होता ही है, तो इनके बीच कोण भी कितना है, 90 डिग्री। जब कोण भी 90 डिग्री और भुजा भी सेम, तो कौन सा चतुर्भुज होता है, वर्ग चतुर्भुज होता है ना। कौन सा चतुर्भुज होता है, वर्ग चतुर्भुज होता है। क्लियर है? चलिए, तो वर्ग चतुर्भुज होता है। जब वर्ग चतुर्भुज होता है तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर न भुजा का स्क्वायर, न वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। चलिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है भुजा यानी कि 5, तो 5 का स्क्वायर न कितना हो जाएगा, 25 न, 25 वर्ग इकाई कह सकते हैं, 25 वर्ग इकाई। क्लियर है? तो इसकी जो क्षेत्रफल आया कितना आया, 25 वर्ग इकाई। अगर इस क्षेत्रफल की अगर हम क्षेत्रफल वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा, इसके लंबवत बाहर की ओर होगा ना। तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर कितना आ जाएगा, तो 25 ना, वाई पर है तो 25 जे कैप ना, कितना आ जाएगा, 25 जे कैप आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 जे कैप। तो इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वेक्टर का मान कितना होगा, 25 जे कैप इकाई ना, 25 जे कैप इकाई हो जाएगा ना, क्योंकि इसका क्षेत्रफल का परिमाण कितना है, 25 आया ना। तो क्षेत्रफल वेक्टर कितना हो जाएगा, 25 जे कैप हो जाएगा। जे कैप क्यों, क्योंकि वाई की दिशा में और वाई के लंबवत दिशा में है ना, वाई की लंबवत दिशा में है, इसलिए क्या हो जाएगा, 25 जे कैप हो जाएगा। आइए देखते हैं घन कोण। क्षेत्रफल वेक्टर समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है, घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। अब देखिए सॉलिड एंगल क्या है, घन कोण क्या है। ठीक है, घन कोण। देखिए कोण तो आपने पढ़ा है ना, कोण आपने पढ़ा है। कोण जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर एक लेंथ लेता हूँ, समझेगा, एक लेंथ मतलब एक लंबाई में, तो एक बीमा वाली अगर मैं कोई एक बीमा वाली कोई वस्तु लेता हूँ ना, तो ये वस्तु जैसे मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है ना, यहाँ पर जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अगर यहाँ पर देखें तो ये व्यक्ति अगर इस वस्तु को अगर देखेगा ना, अगर ये व्यक्ति अगर इस वस्तु को देखेगा तो कुछ इतना कोण बनाएगा ना। तो हम कह सकते हैं एक बीमी वाली अगर कोई वस्तु है, इस व्यक्ति पर जो कोण अंतरित करता है उसी को हम कोण बोलते हैं ना। ये जो चाप अंतरित करता है ना, यहाँ पर कह सकते हैं कि एक बीमा वाली अगर कोई भी वस्तु इस व्यक्ति पर जो चाप अंतरित करेगा इसकी आंख पर, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए कोण बना है, तो यहाँ पर देखिए चाप बढ़ता चला जा रहा है, चाप बढ़ता चला जा रहा है। जब चाप जिस प्रकार बढ़ रहा है उस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो उस प्रकार यहाँ पर इसकी लंबाई भी उसको नजर आएगी ना। अगर चाप बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम इसको नज़दीक लाएंगे, अगर हम इसको यहाँ पर नज़दीक लाएंगे ना, तो इसका कोण का मान बढ़ेगा। अगर मैं इसी को नज़दीक यहाँ पर लाता हूँ तो इसका कोण का मान बढ़ेगा। जब कोण का मान बढ़ेगा तो वस्तु भी बड़ी नजर आती है। तो आप कभी कभी देखे होंगे कि कोई भी वृक्ष ना दूर से दिखने पर छोटा नजर आता है और नज़दीक से दिखने पर बड़ा नजर आता है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि उसका जो ये एंगल है, कोण का मान जो है वो बढ़ जाता है। जब कोण का मान बढ़ जाता है
तो वस्तु भी छोटी बड़ी उसके साथ से नजर आती है। जब दूर रख देंगे, जैसे इसी को हम दूर रख देते हैं मान लो यहाँ पर ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो चाप होगा, इसका जो चाप होगा वो चाप क्या होगा, छोटा हो जाएगा, मतलब इसका जो कोण होगा छोटा हो जाएगा। जब कोण छोटा हो जाएगा तो वस्तु भी क्या होगी, छोटी नजर आएगी। तो यहाँ पर हमें कोण पढ़ना है, कोण घन कोण पढ़ना है, बात समझ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी एक बीमी वाली अगर कोई वस्तु है ना, एक बीमी वाली वस्तु द्वारा इसकी आग पर जो चाप जो अंतरित होगा उसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं ना, जो चाप बनाता है। तो एक बीमी वाली जो वस्तु होती है ना, जिसका बीमा केवल एक होगा, मतलब केवल लंबाई ही तो है इसमें क्या बताओ, केवल लंबाई तो है। जब लंबाई है तो ये अगर कुछ बना सकता है तो केवल कोण बना सकता है ना, केवल कोण बना सकता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे केवल चाप बन रहा है, केवल चाप बन रहा है। उन दोनों वस्तुओं को, इसके शीर्ष को या कह सकते हैं इस वाले निचले सिरे को और इस वाले ऊपरी सिरे को जब यहाँ पर मिला रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो केवल चाप ही बन रहा है, कुछ बन रहा है बताओ, और कुछ नहीं बना है, केवल चाप। मतलब कोण और घन कोण को पहचानने का तरीका है कि कोण कब होगा, घन कोण कब होगा। बात समझो, कोण कब होगा, घन कोण कब होगा, इसको पहचानने का केवल यही तरीका है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर केवल चाप बन रहा है, यहाँ पर केवल कर्व ही बन रहा है, सर्किल का केवल यहाँ पर कर्व ही बन रहा है। अगर मैं देखें तो इस प्रकार आप बनाएंगे तो पूरा सर्किल बनेगा ना, और यहाँ पर पूरा सर्किल बन नहीं रहा है, केवल चाप बन रहा है ना। तो कोण समझ में आया ना। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें घन कोण की बातें, सॉलिड एंगल की, चलिए देखिए घन कोण क्या है। जैसे मान लो अगर घन कोण की परिभाषा पहले देख लेते हैं, समतल पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण को, किसी बिंदु पर अंतरित कोण को ना, अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं, घन कोण कहते हैं। किसी समतल द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं ना। किसी समतल पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण को क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। किसी समतल पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं ना। किसी समतल पृष्ठ द्वारा, अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम कोई समतल पृष्ठ ले लेते हैं, ये ही मान लो ये समतल पृष्ठ है ना, ये सर्किल ही है, इसको यहाँ से समझिएगा सर्किल ही है, थोड़ा सा हमने तिरछा बनाया है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें इस पूरे पृष्ठ द्वारा अगर कोण बनाएगा ना, जैसे ये वाला भी पृष्ठ इस पर, मतलब आँख से देखेंगे ये वाला पृष्ठ भी नजर आएगा, ये वाला भी पृष्ठ नजर आएगा ना, यहाँ से देखेंगे ये वाला पृष्ठ भी नजर आएगा ना, क्योंकि हमको तो सब देखना है ना, इसको भी ना। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो यहाँ पर ना, यहाँ पर देखेंगे पूरा अगर मैं मिलाऊंगा, पूरी लाइन को अगर मिलाऊंगा ना, इस प्रकार पूरी लाइन को देखो, जैसे आप कुछ है नहीं, जैसे मान लो आप आइसक्रीम कुल्फी देखे होंगे ना, उसका ये वाला सिरा देखोगे, ये वाला अगर सिरा देखेंगे तो कुछ इस प्रकार नजर आता है, कुछ इस प्रकार ना, कुल्फी का ये बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल एक कोन की तरह दिखता है ना। तो यहाँ पर अगर हम मिलाएंगे इस प्रकार देखा जाए तो ये देखो इसका सर्किल बढ़ता चला जा रहा है। तो वहाँ पर चाप बढ़ता था, यहाँ पर सर्किल बढ़ रहा है, वहाँ पर चाप बढ़ता था तो यहाँ पर सर्किल बढ़ता है ना, सर्किल की जो लेंथ है बढ़ती चली जा रही है ना। तो वही मैंने कहा किसी समतल पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं, किसी समतल द्वारा। तो ये एक समतल ही है, तो समतल पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं ना। क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। अगर मैं घन कोण का जैसे कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, इसी प्रकार घन कोण बराबर यानी W बराबर A बटा क्या होता है, R स्क्वायर होता है। क्या होता है, A बटा R स्क्वायर। समझिएगा इसको ध्यान से, ओमेगा इक्वल टू A बटा R स्क्वायर। ये घन कोण का क्या है, ये घन कोण का हमारा देखा जाए तो सूत्र इस प्रकार बनाया जाता है, ओमेगा इक्वल टू A बटा R स्क्वायर ना। चलिए ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पर समझिएगा, अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे इसी को हम थोड़ा सा और अलग हिसाब से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा है ना, यहाँ पर अगर हम
इसकी त्रिज्य सदिश की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो त्रिज्य सदिश की अगर हम बात करें, जैसे यहां पर ये लो, इसका त्रिज्य सदिश किधर होगा बताओ, इसी डायरेक्शन में होगा वेक्टर आर। अगर हम क्षेत्रफल वेक्टर की अगर क्षेत्रफल वेक्टर खींचे तो किधर होगा बताओ, क्षेत्रफल वेक्टर इसके तल के बिल्कुल लंबवत ना, क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा, इसके तल के बिल्कुल लंबवत, इनके बीच कुछ न कुछ कोण बनेगा। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा बताओ, इधर डी ए लिखेंगे। अगर इसकी एरिया टोटल ए है, अगर इसकी एरिया टोटल ए है तो क्षेत्रफल सदिश क्या कहलाएगा बताओ, डी ए। इसीलिए मैंने क्षेत्रफल सदिश पढ़ाया ना, इसीलिए मैंने क्षेत्रफल सदिश बताया। तो क्या होगा बताओ, डी ए होगा, वेक्टर डी ए होगा, ध्यान समझेगा, वेक्टर डी ए ना। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो त्रिज्य सदिश है यहाँ पर, ये आर जो है इतना यहाँ पर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ आर तो कुछ इतना मिलेगा, यहाँ पर अगर आर देखें तो कुछ इतना मिलेगा। अगर इस पृष्ठ से अगर हम देखें, अगर इस पृष्ठ देखें तो ये पृष्ठ से ये वाली आर की जो डिस्टेंस है हमारी इतनी है, यहाँ पर आर की डिस्टेंस हमारी इतनी है, और यहाँ पर आर की डिस्टेंस हमारी क्या है, इतनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आर हमारा बदल रहा है। अगर हमारा आर बदल रहा है तो आर हमारा बदलेगा तो ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा बताओ। अगर हमारा आर बदलेगा तो हमारा ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत शून्य विस्थापन लेते हैं। अगर मैं बहुत थोड़ा सा विस्थापन ले, समाकलन बस समझन, अगर यहाँ पर हम बहुत थोड़ा सा विस्थापन लें, बहुत शून्य विस्थापन लें, तो क्या होगा बताओ, क्या ओमेगा बदल सकता है ना, बताओ। क्या अगर यहाँ पर बहुत छोटा सा विस्थापन लें, बहुत छोटा सा, यहाँ पर बहुत छोटा सा विस्थापन लें, तो क्या हमारा बदल सकता है, क्या हमारा ओमेगा बदल सकता है, नहीं बदलेगा, बस समझन। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें करना क्या है, बहुत छोटा सा विस्थापन लेते हैं ना। तो छोटा सा विस्थापन जब हम लेंगे तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी ए बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ए बटे में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखिए, अगर हम किसी गोले के, अब घनकोण किस में बनेगा बताओ, घनकोण किस में बनेगा। तो घनकोण देखा जाए तो अगर मैं समतल पृष्ठ से अगर मैं बात करूं तो घनकोण अगर देखा जाए तो किसी बंद पृष्ठ के लिए होगा ना। अगर मैं घनकोण की अगर मैं बात करूं, जिस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा था, तो यानी घनकोण जो होगा हमारा वो किसी बंद पृष्ठ के लिए होगा ना, चाहे वो बंद पृष्ठ कैसा भी हो, मतलब किसी भी शेप का हो, पसंद बंद पृष्ठ किसी भी शेप का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बंद पृष्ठ किसी भी शेप का हो, किसी भी आकृति का हो ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समतल पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण को क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। तो समतल पृष्ठ की अगर मैं बात करूँ, कोई गोला ले लेता हूँ, अगर मैं कोई गोला ले लूँ तो उस गोले के केंद्र पर अगर मैं बैठ जाऊँ, किसी गोले के केंद्र पर अगर मैं बैठ जाऊँ, तो अगर मान लो हम किसी गोले के केंद्र में है ना, तो वहां पर चारों तरफ से हमें घिरा हुआ दिखेगा ना, चारों तरफ से क्या करेगा बताओ, बिल्कुल घिरा हुआ दिखेगा। तो मैं कह सकता हूं कि डी ओमेगा को अगर मैं ओमेगा लिखूं तो एरिया ए है, तो उसको किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर ना, बटे में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई। ये आपको जरूरत मिलेगा, ये आपको जरूरत पड़ेगी आगे, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आया, 4 पाई आया। तो किसी गोले के अगर मैं केंद्र बढ़ जाऊं और मैं पूरे घनकोण की अगर मैं बात करूं, यानी ओमेगा की ना, पूरे घनकोण के अगर मैं किसी गोले के केंद्र पर अगर मैं बैठा हूं और मुझे पूरा ओमेगा चाहिए, कितना घनकोण बनाएगा ना, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और बटे में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर कट जाएगा, ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बताओ, ये हमारा आया घनकोण, किसी गोले के द्वारा केंद्र पर जो कोण पूरा पूरा अंतरित होगा वो कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई होगा। कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू कितना होगा, 4 पाई होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए अब यहां पर देखेंगे, ओमेगा इक्वल टू आ गया 4 पाई,
चल देखिए, अब देखिए जो जनरल फार्मूला होता है, घनकोण का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए cos थीटा बटा आर स्क्वायर, जो जनरली आपको बुक में मिलेगा। बस समझ में आ रहा है? जो आपका जनरल फार्मूला होता है, देखो घन क्षेत्रफल वेक्टर आपको समझ में आ गया। क्षेत्रफल वेक्टर मैंने बताया, डिटेल में आपको बताया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। उसके बाद जो मैंने आपको घनकोण बताया, बस समझ, घनकोण में तब घनकोण की बातें चल रही है, तो घनकोण में मैंने बताया कि किसी समतल पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर जो अंतरित होता है ना, किसी समतल पृष्ठ द्वारा, समतल पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल, अगर किसी क्षेत्रफल कोई समतल पृष्ठ है या समतल क्षेत्रफल कोई है जो कोण अंतरित करेगा ना, यानी जितनी भी एरिया उसका उस बिंदु पर बनेगा ना, जितनी भी एरिया बनेगा ना, उसी एरिया द्वारा जो भी वहां पर कोण अंतरित करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, घनकोण कहेंगे। उसका जो जनरल फार्मूला होता है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए cos थीटा बटा आर स्क्वायर, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए cos थीटा बटा आर स्क्वायर। आखिर ये होता कैसे है, बात समझ में, आखिर ये सूत्र आखिर आया कहाँ से, उसी को हमें देखना है, ये सूत्र आखिर बनता कैसे है। जैसा मान लीजिए हम ये यहाँ पर कोई समतल पृष्ठ ले लिया और देखो यहाँ पर हम है ना, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा मैंने बनाया था, फिर से बना दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर देखिए यही जो है ये मान लो इस शून्य डी ओमेगा मान लेते हैं ना। अच्छा अगर हम मान लो जैसे इसको ना, अच्छा इसको जैसे मान लो हमने ऐसे काट दिया इसको तिरछे में, ऐसे तिरछे पर अगर मैंने इसको ऐसे तिरछे पर मान लो ऐसे काट दिया ना, रुको ऐसे न बनाते हैं, चलिए चलिए जैसे मान लो ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, अगर इस प्रकार था घनकोण हमारा, यहाँ पर डी ओमेगा अंतरित कर रहा था कोण ना, अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे तिरछे पर अगर मैं ऐसे मान लो काटा ना, अगर मैंने काटा ना, जब इसको मैं काटूंगा ना तो कुछ इसका इस प्रकार शेप बनेगा, जो भी मैंने बनाया था ना उसका जो शेप बनेगा। अब इसको अगर मैं इसे तिरछे से अगर मैं कच्चे से काट दूंगा इसको ना, तो जो हमारा यहाँ पर बनेगा वो कुछ इस प्रकार का शेप बनेगा, ध्यान समझिएगा, उसका जो शेप बनेगा कुछ इस प्रकार का शेप बनेगा ना, काटने पे इस प्रकार शेप बनेगा उसका साइड ना। तब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ से क्षेत्रफल, अगर मैं त्रिज्य सदिश खींचता हूँ यहाँ पर, तो त्रिज्य सदिश वेक्टर आर इस दिशा में जाएगा ना, त्रिज्य सदिश वेक्टर आर इस दिशा में, और जिसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किधर होगा बताओ, क्षेत्रफल सदिश, उसका क्षेत्रफल सदिश इसके बिल्कुल लंबवत होगा डी है ना, इनके बीच कुछ न कुछ कोण बनाएगा ना। अब त्रिज्य सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कुछ न कुछ कोण बन रहा है ना, कुछ न कुछ कोण बन रहा है। अच्छा और एक बात याद रखना, क्षेत्रफल जो होता है समझेगा, क्षेत्रफल जो होता है हमेशा क्षेत्रफल सदिश के लंबवत होता है, क्षेत्रफल जो होता है हमेशा क्षेत्रफल सदिश के लंबवत होता है, याद रखना, या मैं कह सकता हूँ क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होता है, इस बात को हमेशा याद रखना आप। क्षेत्रफल सदिश जो होता है हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होता है, या क्षेत्रफल हमेशा क्षेत्रफल सदिश के लंबवत होता है, ठीक है, ये दोनों बातें याद रखिएगा। अगर मैं इस डी ए का अगर मैं घटक करूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा हमारा डी ए cos थीटा आएगा, क्या आएगा, डी ए cos थीटा, और डी ए cos थीटा के बिल्कुल लंबवत ना, डी ए cos थीटा के बिल्कुल लंबवत हमारा क्या आएगा, डी ए sin थीटा आएगा, क्या आएगा, डी ए sin थीटा आएगा। बोलो क्लियर है नहीं ना। तो क्या है बताओ, इस डी ए का देखो, इस डी ए का जो क्षेत्रफल सदिश था, जो ये डी ए क्षेत्रफल सदिश था, इसका क्षेत्रफल क्या था, ये था, इसका क्षेत्रफल क्या था, ये था। बोलो क्लियर है, ये डी ए क्या था हमारा, ये डी ए हमारा क्या है, क्षेत्रफल सदिश है, और क्षेत्रफल क्या है इसका, ये वाला है, ये जो दिख रहा है आपका ना। और जब इसका मैंने घटक कर दिया तो ये समाप्त हो गया ना, जब इसका मैंने घटक कर दिया ये समाप्त हो गया। चलिए अब इसका क्षेत्रफल सदिश, अब मैंने क्या कहा, क्षेत्रफल सदिश के लंबवत क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ये होगा, क्षेत्रफल सदिश के लंबवत क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश के लंबवत क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या क्षेत्रफल, इसका डी ए cos थीटा का ये क्या है, क्षेत्रफल है ना।
तो डी ए साइन थीटा का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? यहाँ होगा ना, यहाँ पर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश के लंबवत क्षेत्रफल होता है। तो ये अगर डी ए साइन थीटा है तो इसका इधर होगा ना, तो ये लो। अब बताइए, तुम यहाँ से देख रहे हो, तुम अगर यहाँ से अगर देखोगे बिना गर्दन को झुकाए तो तुमको कौन बढ़िया दिखेगा? ये दिखेगा, ये दिखेगा। और फिर भी अगर गर्दन मुड़ाओगे तो ये बेहतर ढंग से आपको दिखेगा नहीं ना, क्योंकि ये देखो ये कुछ इस प्रकार है, तो यही वाला केवल हिस्सा आपको दिखेगा ना। तो कौन बेहतर से दिखेगा? ये दिखेगा, ये दिखेगा। तो सूत्र जो आपका बनाओगे, जो सूत्र बनाओगे वो क्या बनाओगे? घनकोण का बताओ, घनकोण का सूत्र क्या बनाओगे? डी ओमेगा इक्वल टू ना, ये बेहतर दिखेगा रहा तो ये दिखाओगे, तो डी ए कास थीटा बटा में आर स्क्वायर। इसीलिए जो फार्मूला आपका बनता है न घनकोण का, वो आपका फार्मूला ये बनता है न कि डी ए साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। बोलो क्लियर हो नहीं? तो आज हम आपको क्षेत्रफल वेक्टर और घनकोण की बातें बताएं, क्षेत्रफल वेक्टर और घनकोण की बातें बताएं। कल हम आपको वैद्युत फलक से स्टार्ट करेंगे। इसको आप बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिएगा। पूरे चैप्टर में इन्हीं दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, और बेहतर ढंग से हर एक डेरिवेशन आपको तभी बेहतर ढंग से समझ में आएगा जब आप इसको अच्छे से क्लियर रखेंगे तो।